Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, I am Shahzad Wahid, and you know very well we have started chapter number 11 and we have discussed a lot about the various properties of light. But today we want to discuss this particular topic with reference to its own characteristics. So today's topic is light, the driving energy, right? And you know very well we are trying our best to follow the sequence of book, right? So let's move to the whiteboard. Yes, my dear students, हम टॉपिक इंट्रोड्यूस कर चुके हैं आप लोगों के साथ। तो वो क्या था? लाइट द ड्राइविंग एनर्जी। जैसे मैंने आपसे भी डिस्कस किया कि हम कोशिश करते हैं कि हम बिल्कुल बुक की लाइंस और बुक का जो कॉन्सेप्ट है उसी को फॉलो करें, सो दैट वी यू नॉट फाइंड एनी सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द वर्ड्स इन द बुक। तो आपकी बुक में एक वर्ड लिखा हुआ है बिल्कुल स्टार्ट में, द नेचर ऑफ लाइट, राइट। तो हमारी जो लाइट है वो बेसिकली डुअल बिहेवियर शो करती है। क्या शो करती है स्टूडेंट्स? डुअल बिहेवियर। आपको पता है डुअल से मोबाइल्स क्या होते हैं? बिल्कुल, जिनमें हम लोग दो सिम्स ऐड कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं डुअल मोबाइल। सो सिमिलरली एक लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ये दो किस्म की प्रॉपर्टीज़ को डिस्प्ले कर रही है या एग्जीक्यूट कर रही है, और हम उसको क्या बोलते हैं? नंबर वन इज़ वेव लाइक प्रॉपर्टीज़, कि हमारी जो लाइट है वो वेव की तरह भी बिहेव करती है। एंड सेकेंडली जो लाइट है ये किसी पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रही है, इट ऑल्सो एक्ट एज अ पार्टिकल। तो सवाल ये है कि अगर लाइट एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है तो फिर उस पार्टिकल का, उस पैकेट ऑफ एनर्जी का या पैकेट ऑफ लाइट का कोई नाम होना चाहिए। तो आपकी बुक ने इसके लिए जो नाम यूज़ किया है, या फिजिक्स भी यूज़ करती है, केमिस्ट्री वाले भी यूज़ करते हैं, दैट इज़ द फोटोन, राइट। तो वेन एवर anybody asks you कि what are the meanings of what photon, तो you must answer कि it is a packet of energy or it is a packet of light. So what is the ultimate source or the only source for our, you can say, solar system? तो answer is sun. Sun is the ultimate source of energy. तो वहाँ से energy flow कर रही है और towards earth move कर रही है। अब इस particular energy को अगर आप देखें तो इसका सिर्फ 1% क्या इस्तेमाल होता है? प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो रहा है। इमेजिन दिस पर्टिकुलर सन इज अ ग्लोब, इट इज रेडिएटिंग एनर्जी इन ऑल डायरेक्शन, सब तरफ एनर्जी रेडिएट कर रहा है। तो उस एनर्जी में से सिर्फ वो वाला फ्रैक्शन ही यूजफुल है जो ट्रेवल कर रहा है टूवर्ड्स अर्थ। बाकी सारी की सारी एनर्जी इट इज बीइंग लॉस्ट, इट इज बीइंग डेसिपेटेड टू द एनवायरनमेंट। तो काम की चीज मेरे पास सिर्फ फिर क्या हुई? वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमारी अर्थ की तरफ मूव करे। फिर क्या मेरी अर्थ की सारी सरफेस फोटोसिंथेटिक है? तो अगेन आंसर इज नो, राइट। हमारी अर्थ का सिर्फ वो वाला फ्रैक्शन, वो वाला पार्ट दैट इज ग्रीन और इट इज बेस्टोव्ड, नवाजा गया है किसके साथ? विद फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। इट कैन कैप्चर दैट पर्टिकुलर एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू केमिकल एनर्जी, राइट। तो अब आपको ये वाली बात भी इनकलकेट करनी है आपके माइंड में कि अगर आप अपनी अर्थ को देखें तो उसमें 1/3 जो है वो क्या है? ज़ाहिर है खुश्की है, उसे हम टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल एरिया बोल रहे होते हैं। और जो अदर थिंग आपको पता है पानी, उसे हम एक्वेटिक बोल रहे होते हैं। तो आप लोगों की जो फोटोसिंथेसिस है उसका जस्ट 10% ही इस्तेमाल हो रहा है किसके अंदर? हमारी फेस ऑफ अर्थ पे। और जो 90% हमारे पास फोटोसिंथेसिस है या ऑक्सीजन है या CO2 फिक्सेशन है, वो हमारी कहाँ हो रही होती है? वाटर में हो रही होती है। तो हम इस वक्त जो फोकस कर रहे हैं वो उस पर्टिकुलर लाइट को कर रहे हैं जो हमारी अर्थ तक पहुंच रही है। उसमें जो रोल है पिगमेंट का, हमने कल भी डिस्कस किया था, वो यही है कि वो एक सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू केमिकल एनर्जी, राइट। और जो मेरे पास सोलर एनर्जी है उसका नाम हम लिख चुके हैं, दैट इज अ पैकेट ऑफ लाइट नोन एज अ फोटोन। और अगर मैं केमिकल एनर्जी की बात करूं तो वो क्या हो सकती है? ज़ाहिर है ATP हो सकती है, या आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था क्या हो सकता है? FAD हो सकता है, जो उससे ज़्यादा बड़ा पैकेट ऑफ एनर्जी है, या फिर वो हमारे पास NADP या NADPH2 हो सकता है, या सिंपल NADH2 हो सकता है जो उससे बड़ा पैकेट ऑफ एनर्जी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें बनाने की सलाहियत जिस पर्टिकुलर सब्सटेंस के पास है उससे हम क्या बोलते हैं? पिगमेंट। और आज हम
इन्हीं पिगमेंट्स और इन्हीं लाइट के बारे में बात करेंगे। वो वाली एनर्जी जो हमारे सन से निकल रही है वो डिफरेंट किस्म की रेडिएशंस पे कॉन्सिस्ट करती है, और उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे एब्सोल्यूट मीन परफेक्ट क्या बनाया हुआ है, स्पेक्ट्रम, किस चीज का, डिफरेंट वेवलेंथ्स के जो यहाँ से निकल रही है। अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो जो वेवलेंथ है वो बढ़ती चली जाएगी, राइट। वेवलेंथ यानी कि जो कॉस्मिक रेस है उनकी वेवलेंथ सबसे छोटी है, उससे बड़ी गैमा रेस की रेडिएशन है, उनसे बड़ी एक्स रेस की रेडिएशन है, उनसे बड़ी यूवी रेडिएशन है, और उससे बड़ी हमारे पास विजिबल लाइट की वेवलेंथ है। अब आप लोगों के लिए इस पर्टिकुलर विजिबल लाइट से ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त कोई चीज नहीं है व्हेन वी आर स्टडिंग व्हाट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हाँ, अगर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो जाहिर है उनके लिए बाकी वेव्स भी इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल इंफ्रारेड एंड देन माइक्रोवेव्स एंड देन रेडार्स एंड रेडियो वेव्स। आई वाज रीडिंग अ बुक, उस बुक में लिखा हुआ था कि ये जो आखिर पे जो हमारे पास वेव्स बनती हैं उनकी जो वेव लेंथ है वो किसी फुटबॉल ग्राउंड से भी बड़ी हो जाती है, राइट। एंड आई थिंक यू नो वेरी वेल, आप ग्रेड 9 में और इससे पहले भी पढ़ के आए हुए हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रफ्स और द ट्रू क्रेस्ट्स इज नोन एज व्हाट द वेवलेंथ। अगर हम आपके लिए ड्रॉ भी कर दें कोई मुश्किल सी बात नहीं है, समथिंग लाइक इट कि अगर मैं इसको यूं ड्रॉ कर रहा हूं, राइट, तो ये दो पॉइंट्स ए और बी ये दोनों क्या हैं, ये टू क्रेस्ट्स हैं। तो इन दो क्रेस्ट में जो डिस्टेंस है या ये दो जो डिप्रेशंस हैं सी और डी, समथिंग लाइक इट, सी और डी, इन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रफ्स। तो इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है उसे हम वेवलेंथ का नाम देते हैं। तो यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो बहुत छोटी है और यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो बहुत बड़ी है, लेकिन एनर्जी इधर ज्यादा है और इधर कम है, राइट। तो हम कह रहे ये चाह रहे हैं कि हमारे लिए इस वक्त इंपॉर्टेंट है जाहिर है विजिबल लाइट। अब मैंने इसकी वेवलेंथ को देखना है तो इसकी वेवलेंथ माय डियर स्टूडेंट्स क्या है, 380 नैनोमीटर। यहाँ से ये रोशनी में नजर आना शुरू होती है, इससे पहले वाली वेवलेंथ्स को हम नहीं देख सकते। जाहिर है हमारी आईज बहुत मार्वलस ऑर्गन है बट इट हैज गॉट अ लिमिटेशन, और वो जो लिमिटेशन है वो हमें कहाँ नजर आती है, मिनिमम वेवलेंथ से लेकर मैक्सिमम वेवलेंथ। और मैक्सिमम वेवलेंथ हमारे पास कितनी है, 750 नैनोमीटर, यानी कि हम सिर्फ इतनी रोशनी को देख सकते हैं, इसके बाहर और इसके अंदर हम लाइट को बहुत आसानी से नहीं देख सकते। अगर देखेंगे तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। कल डिस्कस हुआ था, बहुत डिटेल से मैं डिस्कस कर रहा इस बात को कि जो विजिबल लाइट है ये बेसिकली पॉलीक्रोमेटिक है। पॉली का मतलब होता है मैनी एंड क्रोमा मीन्स कलर, और मैंने आपसे कल ये भी बताया था कि ये 7 कलर्स हैं और इन 7 कलर्स को हम विब ग्योर के नाम से याद रख सकते हैं। विब, VIB, विब, ग्योर, GYOR, ग्योर। और इस पर्टिकुलर विब ग्योर का मतलब आप भी जानते हैं कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड देन रेड। आप लोगों के लिए हमने यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम भी अटैच कर किया हुआ है, लुक एट दिस। तो इसमें आप लोगों को ये बिल्कुल बैंड नजर आ रहे हैं, कहाँ वायलेट एग्जिस्ट कर रहा है, कहाँ इंडिगो, कहाँ ब्लू, कहाँ ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और ये लुक एट दिस के डिफरेंट किस्म की वेवलेंथ्स हैं जो 380 से स्टार्ट हो रही हैं और 750 नैनोमीटर तक जा रही हैं। अब कल आप लोगों को याद होगा हमने एक्सपेरिमेंट किया था क्यूवेट के साथ, राइट। हमने क्या किया था, हमने एक पर्टिकुलर प्लांट के लीफ लिए थे, हमने उसको चॉप किया, चॉप करने के बाद हमने उसे बीकर में डाला, और बीकर में डालने के बाद हमने उसके अंदर एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाला था बिकॉज क्लोरोफिल वाज ऑर्गेनिक, और जो अल्कोहल या कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो भी कैसे हैं, ऑर्गेनिक। तो ये आपस में क्या होते हैं, मिक्सिबल होते हैं, आपस में मिक्सअप हो सकते हैं, डिजोल्व हो सकते हैं। तो उसके अंदर हमने इस चीज़ को डिजोल्व किया था, उसको हमने फिल्टर किया था, और फिल्टर करने के बाद हमने उसको क्यूवेट में डाल दिया था। और क्यूवेट में डालने के बाद हम लोगों ने उसमें से क्या पास की थी, पॉलीक्रोमेटिक लाइट। और पॉलीक्रोमेटिक लाइट को गुजारने के बाद हमने ये देखा था कि उसमें से इंडिगो लाइट, राइट, और रेड लाइट, ये दोनों क्या हो गई थी, गायब, राइट। ये भी और ये वाली वेवलेंथ भी क्या हो गई थी, गायब। यानी कि इस पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया था किसने, डेफिनेटली उसी स्ट्रक्चर है जिसको आज हम ट्रिब्यूट पे करना चाह रहे हैं, मींस पिगमेंट में, राइट। तो उस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम को आपको याद है हमने क्या नाम दिया था, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एक ऐसा स्पेक्ट्रम जो मुझे बताए कि इस पर्टिकुलर टाइम पे कौन कौन सी वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब हो गई हैं, या आपको याद है मैंने कल एक ग्रीन पर्टिकुलर एरिया में से मैंने एक एरो लगा दिया था रिफ्लेक्ट बैक के लिए, राइट, कि कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गई
और कौन सी वेवलेंथ रिफ्लेक्ट बैक हो गई, वो वाला स्पेक्ट्रम मुझे क्या हम उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो हम बात ये कर रहे थे कि इस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम से हमें दो बातें पता चली। नंबर 1 कि कौन कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गई है और कौन सी वेवलेंथ रिफ्लेक्ट बैक हो गई है। लेकिन रिमेंबर स्टूडेंट्स, हम ये वाली बात अभी तक कह तो रहे हैं, इसे प्रूव नहीं कर सके। इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट था, ही वॉज बेसिकली जर्मन साइंटिस्ट एंड हिज नेम वॉज एंगलमैन, राइट। 1883, आज से काफी सालों पहले, सदियों पहले उसने एक्सपेरिमेंट किया था, बट एक्सपेरिमेंट वॉज रियली मार्वलस। और इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि रियली कौन कौन सी लाइट्स ऐसी हैं जो मोस्ट इफेक्टिव है इन फोटोसिंथेसिस। दैट पर्टिकुलर साइंटिस्ट एंगलमैन was what I think you know the name of the scientist who study algae. Can you name the scientist? Yes, he is known as phycologist. 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 And can you name the scientist who is going to study fungi? Yes, mycologist. It is just a revision or again a recall for your, you can say, fertile minds. He was working on an algae and that algae was Spirogyra. And you know very well, आपने पढ़ रखा है कि Spirogyra जो है ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है that is called as filamentous algae. आपको पता है कि algae वैसे भी filaments की फॉर्म में होती है और this particular filament is basically thin and long. ये thin और long सा filament है। और अगर मैं इसके एक पर्टिकुलर सेल को देखूं तो इसका एक सेल कुछ इस तरह पेयर होता है कि उसके रेक्टेंगुलर है, ये लंबाई ज़्यादा है, उसकी जो थिकनेस है वो कम है, और इसके अंदर एक सर्कुलर सा क्या पड़ा होता है स्टूडेंट्स, क्लोरोप्लास्ट। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक स्पायरोजाइरा है। अब उसने किया क्या माय डियर स्टूडेंट्स, उसने इस पर्टिकुलर स्पायरोजाइरा को इल्यूमिनेट किया। जगह को इफेक्टिवली यूज करना चाहते हैं, दोबारा से ड्रॉ कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि उसने इस पर्टिकुलर लाइट को लिया, उस पर्टिकुलर लाइट को उसने प्रिज्म में से पास किया, राइट। और प्रिज्म में से पास करने के बाद इसके सामने स्पायरोजाइरा के सेल्स रखती है, समथिंग लाइक इट, राइट। बात को अपनी जरा गौर से सुनना है माय डियर स्टूडेंट्स। उसने किया क्या, लाइट को प्रिज्म में से पास किया तो जाहिर है वो स्प्लिट हो गई इनटू 7 कलर्स, यानी कि विबग्योर, जो भी हमने ऊपर लिखा हुआ है, सेम थिंग विबग्योर, राइट। अब क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये डिफरेंट कलर की जो लाइट है नाउ इट इज गोइंग टू इल्यूमिनेट द सेम ऑर्गेनिज्म। बात समझ आ गई आप लोगों को? अब रिजल्ट क्या होगा मेरे पास कि ये वाला एरिया, दिस वाली एरिया की बात कर रहा हूं कि it is basically exposed to indigo and this particular area is exposed to blue light, this particular area is exposed to what, red light, and this area is exposed to orange light. सोचने वाली बात ये है, इसके करने का क्या फायदा था जब तक हमें ये नहीं इवेल्युएशन हो सक रही कि इसको हम इवेल्युएट कैसे करके कहां पर फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही है, कहां पे कम। इसके लिए हम दो वेज यूज कर सकते हैं। पहला वे तो ये हो सकता है स्टूडेंट्स के यू नो वेरी वेल कि मैं ये देखूं कि कहां किस पर्टिकुलर कलर के सामने ज्यादा बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। डेफिनेटली वो बबल्स किसके होंगे, ऑक्सीजन के होंगे। तो हमने ये देखा कि इस पर्टिकुलर जोन में, राइट, और इस वाले पर्टिकुलर जोन में जो अमाउंट ऑफ बबल्स थे वो ज्यादा थी, राइट। लेकिन ये शायद कोई इतना ज्यादा इफेक्टिव मेथड नहीं था स्टडी करने के लिए, तो उसने एक और अप्रोच यूज की। उसने क्या किया, उसने बैक्टीरिया लिए। स्टूडेंट इंपॉर्टेंट, क्या लिए स्टूडेंट उसने, बैक्टीरिया। और ये वाले बैक्टीरिया कैसे थे, एरोफाइल्स। अब जब हम वर्ड यूज करते हैं एरोफाइल्स, तो एरो का मतलब होता है ऑक्सीजन एंड फिलिया का मतलब मैं 1000 दफा आप लोगों के सामने बोल चुका हूं कि फिलिया मीन्स लव, यानी कि उसने ऐसे बैक्टीरिया लिए कि जो ऑक्सीजन से प्यार करते थे। अब देखिए जरा बात को गौर से, हम इस डायग्राम को मॉडिफाई कर रहे हैं आप लोगों के लिए। आपने माइंड में ये जरूर बात याद रखनी है कि इस पर्टिकुलर
प्रिज्म से वही 7 कलर की लाइट्स निकल रही हैं। और हमने किया क्या स्टूडेंट्स, यही स्पायरोजायरा लिया, राइट, और उसके सराउंडिंग में हम लोगों ने किसको प्लेस कर दिया, माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया को, राइट। अभी तक हमने लाइट को प्रिज्म में से नहीं गुजारा हुआ। जब तक मैंने लाइट को प्रिज्म में से नहीं गुजारा था तो ये सारे के सारे बैक्टीरिया क्या कर रहे थे, अपने आप को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करके बैठे हुए थे अराउंड दिस पर्टिकुलर व्हाट स्पायरोजायरा, बिकॉज दिस स्पायरोजायरा वाज प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन टू दीज बैक्टीरिया। आफ्टर सम टाइम उसने इस लाइट के दरमियान में क्या रख दिया, प्रिज्म, और प्रिज्म रखने के बाद आपको पता है कि लाइट किसमें स्प्लिट हो गई, वही 7 कलर्स में, राइट। तो उसने ये देखा कि जिस जोन में पहले ज्यादा बबल प्रोड्यूस हो रहे थे, अब उस सारे जोन में आके बैक्टीरिया क्या हो गए स्टूडेंट्स, इकट्ठे हो गए यहाँ पे, और जाहिर है यहाँ पे इस सारे जोन में बैक्टीरिया इकट्ठे हो गए। और सिमिलरली ये सारे जो बैक्टीरिया थे वो कहाँ इकट्ठे हो गए, इस पर्टिकुलर जोन में। तो अगेन हमें ये बात कंफर्म हुई कि बेसिकली इस पर्टिकुलर जोन में O2 ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, O2 ज्यादा प्रोड्यूस हो रही। तो मुझे नजर आ रहा है कि इस पर्टिकुलर एरिया में वो वाला काम जो फोटोसिंथेसिस कर रही है, मीन प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, वो ज्यादा हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम को हम लोगों ने नाम क्या दिया, एक्शन स्पेक्ट्रम। अब इस पर्टिकुलर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को रीइंफोर्स कर रहा था क्या, एक्शन स्पेक्ट्रम, यानी कि जो बिहेवियर लाइट्स यहां शो कर रही थी वही वाला एक्टिविटी होती हुई नजर आ रही थी हम लोगों को। मीन टू से कि जिस जोन में से रोशनी गायब थी उस जोन में ऑक्सीजन की प्रोडक्शन हमें ज्यादा नजर आ रही थी। तो अब आपको डिफरेंशिएट करने में बहुत आसानी हो जानी चाहिए कि एक ऐसा ग्राफ जो मुझे ये बताए कि कौन कौन सी वेवलेंथ गायब हो गई हैं, वो कहलाएगा क्या, एक्शन स्पेक्ट्रम, सॉरी वो कहलाएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। लेकिन वो वाला ग्राफ जो मुझे ये बताए कि इस पर्टिकुलर टाइम पे ऑक्सीजन कितनी प्रोड्यूस हो रही है, कितनी CO2 कंज्यूम हो रही है, मीन टू से एक्टिविटी को शो करे, एक्शन को शो करे, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्शन स्पेक्ट्रम। और सबसे पहला एक्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ हमें एंगल मैंने दिया था 1883 में। ये एक बड़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है जो आपके माइंड में हमेशा रहनी चाहिए। ये तो बात हुई ओवरऑल ऑर्गेनिजम्स की। अब हमने यही वाला एक्सपेरिमेंट किसके साथ किया, डिफरेंट किस्म के पिगमेंट्स के साथ किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट 1/3 ऑफ द बोर्ड। अब ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ग्राफ बना के रखा हुआ है आप लोगों के लिए, उसकी फाउंडेशन लेकर ली हम लोगों ने। यू नो वेरी वेल के ये जो हमारे पास एक्सिस है इसे हम वाई एक्सिस बोलते हैं, और इस एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोगों ने क्या ली हुई स्टूडेंट्स, वेवलेंथ्स, 400 नैनोमीटर, 450 नैनोमीटर, 500, 550, 600, 650, 700 and 750 नैनोमीटर। एंड सेम इज द केस हियर। वन ऑफ द ग्राफ विल डिपिक्ट, जाहिर करेगी किसको, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को, ऊपर वाला ग्राफ, और जो नीचे वाला ग्राफ है वो हमने ड्रॉ करना है किसके लिए, एक्शन स्पेक्ट्रम की। तो कीप दिस थिंग इन योर माइंड, लिख देते हैं आप लोगों के लिए ताकि आप लोग बिल्कुल इसको नहीं भूलें। दिस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये हमें ये बताएगा कि कौन कौन सा पिगमेंट कौन कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, और ये मुझे बताएगा कि कौन कौन सा क्या है, कौन कौन सा पिगमेंट कितना कितना काम कर रहा है, राइट। वो कितनी ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है या कितनी ज्यादा CO2 कंज्यूम कर रहा है, कितनी ज्यादा O2 प्रोड्यूस कर रहा है, कितनी ज्यादा CO2 कंज्यूम कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट। हमने देखा स्टूडेंट्स ये कि हमने सबसे पहले लिया क्लोरोफिल ए। आप लोगों के लिए याद है मैंने कल पूरा डिटेल में स्ट्रक्चर बनाया था क्लोरोफिल का, और हमने कैसे एक्सट्रैक्ट किया था वो भी हमने कल डिस्कस कर लिया था। आज हम सिर्फ और सिर्फ ये करेंगे कि उस पर्टिकुलर क्लोरोफिल ए को लेंगे, उसे क्यूवेट में डालेंगे, और क्यूवेट में डालने के बाद देखेंगे कि वो किस किस जोन में से लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। और उस पर्पस के लिए जो डिवाइस यूज हुआ था उसका नाम था स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये भी कल के लेक्चर की बात है। हम इस ग्राफ को देख रहे हैं स्टूडेंट्स। इस ग्राफ में हमने एक्स एक्सिस के अलोंग लिया हुआ है व्हाट, एक्सिस के अलोंग ली हुई हमने वेवलेंथ, और ये ग्राफ हमें क्या शो कर रहा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मींस कि यहाँ पे कौन कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गई हैं बाय द डिफरेंट पिगमेंट्स। और हमने ये देखा स्टूडेंट्स कि इस पर्टिकुलर जोन में जो क्लोरोफिल ए है ये एब्जॉर्प्शन कर रहा है,
क्लोरोफिल ए को मैंने ब्लू मार्कर से या ब्लू लाइन से ड्रॉ किया हुआ। तो मैं नजर आ रहा है स्टूडेंट्स कि इस पर्टिकुलर एरिया में मीन इस पर्टिकुलर जोन में और इस पर्टिकुलर जोन में जो एब्जॉर्प्शन है वो मैक्सिमम है। मीन टू से कि दिस पर्टिकुलर क्लोरोफिल ए कैन हार्वेस्ट एनर्जी फ्रॉम दिस वेरी जोन ऑफ वेवलेंथ, राइट। फिर हम चलते हैं इसके बाद, तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास क्लोरोफिल बी है, जिसको मैं आप किसी रेड मार्कर से ड्रॉ करूं, क्लोरोफिल बी, राइट। क्लोरोफिल बी इसके अंदर वाले जोन से कंपैरेटिवली इसके अंदर वाले जोन में से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। मींस आउटर जोन में से एब्जॉर्ब कर रहा है क्लोरोफिल ए और इसके अंदर वाले एनर्जी जोन में से एब्जॉर्ब कर रहा है क्लोरोफिल बी। आपको याद है हमने कल इसमें हिकमत या दानाई फाइंड की थी कि बेसिकली जब डिफरेंट किस्म के क्लोरोफिल एक ही प्लांट में होंगे तो वो डिफरेंट किस्म की वेवलेंथ को जो डिफरेंट वेदर्स में, डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डे में होती हैं, उसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर सकेंगे। और फिर हम चलते हैं आज की आखिरी बात की तरफ। वो क्या था कि जो हमारे डिफरेंट किस्म के एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं वो किस जोन में से लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो इसके और अंदर वाले जोन में से लाइट एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो ये जो मैंने लाइट एब्जॉर्ब किया ये एक्सेसरी पिगमेंट्स के लिए है। और जब मैं एक्सेसरी पिगमेंट्स की बात करता हूं तो जाहिर है वो क्या हो सकते हैं, आपको याद है कल का लेक्चर हमने बोला था कैरोटिनॉइड्स, कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल्स। इन सारी की सारी बातों के पीछे यही बात आपको इनकलकेट करनी है कि नेचर ने डिफरेंट टाइप से क्या बनाए हुए हैं पिगमेंट्स और वो डिफरेंट जोन में से क्या एब्जॉर्ब करते हैं लाइट। और ये वाला स्पेक्ट्रम क्या डिपिक्ट कर रहा है, क्या डिस्प्ले कर रहा है कि कौन सा पिगमेंट कौन से जोन में से फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है। अब हम चलते हैं इस पार्ट की तरफ, जिसका नाम क्या है मेरे पास, एक्शन स्पेक्ट्रम। अब ये मुझे क्या बताएगा, ये मुझे बताएगा कि कौन से जोन में कितनी ज्यादा एक्टिविटी हो रही है। अब जरा इसको गौर से देखिएगा आप लोग स्टूडेंट्स कि जब मैं इस ग्राफ को ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह ग्राफ बन रहा है। अब इस पर्टिकुलर ग्राफ में अगर आप देखें तो ये जो वैलीज थी यहां से लेके यहां तक वाली, या यहां से लेके यहां तक वाली, या यहां से लेके यहां तक वाली, ये बहुत ज्यादा चौड़ी हैं, काफी वाइड है। और जो इनकी पीक्स है वो काफी स्मार्ट है, स्मार्ट पीक्स है। लेकिन यहां पर देखिए यहां वाले केस में ऐसा नहीं है। यहां वाले केस में जो वैली है वो छोटी हो गई है और जो पीक्स है वो ब्रॉड हो गई। वैलीज आर गेटिंग नैरो एंड पीक्स आर गेटिंग ब्रॉड। अब इसके रीजन ये है कि यहाँ पे आप लोगों को कल के लेक्चर की बात याद होगी, मैंने कल लेक्चर इसी बात में खत्म किया था कि बेसिकली ज़ैंथोफिल, कैरोटीन्स और जो हमारे पास दूसरे पिगमेंट थे कैरोटिनॉइड्स, उनके रखने की सबसे बड़ी लॉजिक यही थी कि अगर कभी हार्मफुल रेडिएशन हमारे पास आ जाती है तो क्या करेंगे, हम उस हार्मफुल रेडिएशन को लेस हार्मफुल और फिर यूजफुल और फिर मोर यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज हो रही हैं तो इन पर्टिकुलर जोन्स में एक्शन ज्यादा नजर आएगा। अब मैं करूँ क्या स्टूडेंट्स कि अगर मैं उठा के इस पर्टिकुलर एक्शन स्पेक्ट्रम को प्लेस करूं इस ग्राफ के ऊपर, मैं सुपर इम्पोज करूं, तो यू विल फाइंड कि ये सारी का सारा ग्राफ बिल्कुल इसके ऊपर क्या हो रहा है, सुपर इम्पोज हो रहा है, बिल्कुल उसमें फिट होता है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट था कि जो लाइट क्या कर रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, वही एक्शन भी परफॉर्म कर रही है, वो इन दोनों ग्राफ से बिल्कुल क्या हो गया, अया हो गया। इससे हमें एक बात और भी पता चली कि हमारे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में नजर आने वाली ग्रीन लाइट कभी भी कहां इस्तेमाल नहीं होती, फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल नहीं होती, राइट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोगों ने रिलेशन देखा बिटवीन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। एंगलमैन का नाम और उसकी ईयर हमेशा मैं आपसे बोलता हूं याद रखिएगा और अपनी और अपने वालिदैन की बहुत खिदमत कीजिएगा। नहीं, अपनी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अपने वालिदैन की बहुत खिदमत कीजिएगा। अंटिल द टाइम ऑफ नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।